हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। मैं क्योंकि एक पब्लिक एडुकेटर हूं, तो मुझको आम पब्लिक को आसान भाषा में लॉ समझाना है। मैंने बहुत साल लॉ स्कूल में और यूनिवर्सिटीज में लॉ स्टूडेंट्स को लॉ पढ़ाया है। अब जबकि 4.5 लाख से ज़्यादा डेडिकेटेड ऑडियंस मेरे पास हैं जो मुझसे फरमाइश करते रहते हैं करंट लीगल इश्यूज पे कुछ ना कुछ बोलने को, तो ये मुद्दा जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, बड़े यंग डायनामिक चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो पत्र लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे, उस पे बहुत सी रिक्वेस्ट मेरे पास आई। मैं इसमें से कई लोगों को क्योंकि जानता हूं, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, तो मैं बहुत इस डाउट में रहा कि मुझे इस पे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये कि जब आपके पास बहुत रिक्वेस्ट आए और आप एक यूट्यूब चैनल्स के थ्रू लोगों में एक लीगल अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं और देश के इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएं, तब मैं ये समझता हूं कि मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसमें लोगों को एक क्लैरिटी लाने का प्रयास करूं। जरा सा आप इस बात को समझ लीजिए कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ, रेयर है लेकिन पहली बार नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश में ही 1961 में जो चीफ मिनिस्टर थे डी संजीविया, उन्होंने जो उस जमाने में चीफ जस्टिस थे पी चंद्र रेड्डी, उनके बारे में होम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, उनको पत्र लिखा और ये कहा ये कास्टिस्ट हैं, ये कम्युनल माइंडेड हैं, ये दो और जजेस के साथ मिलके जो है वो जजमेंट्स देते हैं उनके इन्फ्लुएंस में, और इनको ट्रांसफर किया जाए। मैं ढूंढ नहीं पाया कि वाकई में उनका ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये बात समझने की है कि जरा देखिए कि जो चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के, जैसे मैंने कहा कि यंग डायनामिक हैं, बहुत पदयात्राएं करते हैं, बड़े पॉपुलर मैंडेट से जीत के आए हैं, कोविड-19 को बहुत अच्छा मैनेज किया इन्होंने, बहुत ज्यादा टेस्टिंग की आंध्र प्रदेश में, एनआरसी पे बहुत बोल्ड एक रेजोल्यूशन पास किया आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि ये जो एक प्रेडेसेसर सिंड्रोम है, ये बहुत चीफ मिनिस्टर्स को है, प्राइम मिनिस्टर्स को है, चीफ जस्टिसेस को है, वाइस चांसलर्स को है, कि वो अपना काफी समय अपने प्रेडेसेसर ने क्या गलत किया इस पे लगा देते हैं और अपना टाइम और टेन्योर जो है वो वेस्ट करते हैं। मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ बेसिक चीजों पे कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये कह देना कि साहब पिछले सालों में कुछ नहीं हुआ, पिछले लोगों ने कुछ नहीं किया, इतिहास जो है वो अब मुझसे शुरू हो रहा है, ये बातें अच्छी नहीं है। दूसरी चीज मैं ये समझता हूं कि जो एलिगेशंस जिस तरीके से लगाए गए हैं वो किसी एक व्यक्ति विशेष पर नहीं है, बल्कि एलिगेशन पूरी हाई कोर्ट पर हैं, सुप्रीम कोर्ट पर हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो नए चीफ जस्टिस आने वाले हैं उनके ऊपर है। मेरा बहुत इंटरेक्शन नहीं रहा ऑनरेबल जस्टिस एनवी रमन्ना से, लेकिन वो कुछ दिन तक एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के, और उस जमाने में एक चीज से मैं बहुत मूव हुआ। एक हफ्ते में तेलंगाना और उसके आसपास के विश्वविद्यालयों में 7 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया, और जस्टिस रमन्ना ने उस टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का सोमोटो नोटिस लेते हुए एज एक्टिंग चीफ जस्टिस एक कमेटी बनाई, मुझको उस कमेटी का चेयर बनाया कि मैं ये देखूं कि क्यों हमारे विश्वविद्यालयों में इतनी एकेडमिक स्ट्रेस है। फिर उस कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी, वो बाद में जो नए चीफ जस्टिस आए उन्होंने वो एक्सेप्ट कर ली। मैं बहुत से उनके जजमेंट्स पढ़ता रहता हूं, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग जजमेंट्स। अभी जो कश्मीर में पूरा इंटरनेट के मुद्दे पे, प्रोपोर्शनैलिटी के मुद्दे पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर 144 में क्या ऑर्डर्स पास हो सकते हैं, बड़ा ऑथेंटिक और डिटेल्ड जजमेंट उन्होंने दिया है। मुझको ये लगता है कि हमको ये मानना चाहिए और देखना चाहिए कि एक लीगल एकेडमिक की जिम्मेदारी क्या है। देखिए, लॉर्ड डेनिंग जो थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जज थे उस जमाने में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स हाईएस्ट कोर्ट था इंग्लैंड में, और उन्होंने ये कहा था देयर इज अ कोर्ट सुपीरियर टू हाउस ऑफ लॉर्ड्स।
कॉल्ड लॉ क्वार्टरली रिव्यू। तो मैं उस परंपरा को जिसकी तरफ लॉर्ड डेनिंग ने इशारा किया है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजमेंट्स की एक ऑब्जेक्टिव व्याख्या करता रहा हूं, उनका क्रिटिसिज्म करता रहा हूं। ऑफ कोर्स मुझे यह मालूम है कि जजेस को मोटिव्स नहीं एट्रीब्यूट करने चाहिए। मुझे एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के टीचर की हैसियत से यह मालूम है कि अगर हमने जजेस पर फॉल्स एलिगेशंस लगाए तो पूरा ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। जजमेंट्स का क्रिटिसिज्म होना चाहिए और उस क्रिटिसिज्म में भी एक लक्ष्मण रेखा और एक रिस्पेक्ट जरूर होने चाहिए। अब जरा सा आप ये देख लीजिए कि ये जो पूरा मामला है, इस मामले में जो बात तकलीफ दे है वो ये कि हम जरा पहले संविधान को समझें। आर्टिकल 121 कहता है कि किसी भी पार्लियामेंट में जजेस की कंडक्ट जो है उसको डिस्कस नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस की। आर्टिकल 211 यही बात कहता है कि स्टेट असेंबली में जजेस की कंडक्ट पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। अब जब पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली जजेस की कंडक्ट पर डिस्कशन नहीं कर सकती, तो क्या यह मुनासिब चीज है कि चीफ मिनिस्टर उस पे पब्लिक में एक जाएं? लेटर लिखना एक अलग बात है, वो लेटर अगर कॉन्फिडेंशियल हो वो एक अलग बात है, लेकिन पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके प्रिंसिपल एडवाइजर करें और वो चीज जो वो असेंबली में नहीं कर पाए वो पब्लिक में करें, तो इसमें बड़े इंप्लीकेशंस हैं। इसमें कंटेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली अलग अलग इन्वोक कर सकती हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि चीफ मिनिस्टर को अपने इस लेटर पे एक दोबारा से रिव्यू करना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या वो इस लेटर के बारे में कोई एक मॉडिफाइड स्टेटमेंट जो है देना चाहेंगे। अब मैं इस लेटर पे जरूर आपके बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन जरा सा इस बात को सोचिए कि ये लेटर 6 अक्टूबर 2020 का है और प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हो रही है, चीफ मिनिस्टर की, होम मिनिस्टर से मुलाकात हो रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये उन्होंने डिस्कस किया होगा तो दोनों ने शायद मना किया होगा कि इस तरीके की बात ना की जाए। बड़े सीरियस एलिगेशंस के साथ जजेस की फैमिलीज के बारे में उसे हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। फॉर्मर एडवोकेट जर्नल के बारे में उस एफआईआर को स्टे कर दिया। मैंने वो 7 पेज का जो ऑर्डर चीफ जस्टिस माहेश्वरी का पढ़ा है, उसमें कोई भी ऐसी अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रेंज चीज मुझे नहीं लगी। आमतौर से इस तरीके के मैटर्स में ऐसा हो जाता है, ऐसे इंटरिम ऑर्डर्स पास हो जाते हैं। इसी तरीके से ये बात कि साहब वो एक कमेटी बनी थी, कैबिनेट सब कमेटी, जो पिछले चीफ मिनिस्टर के करप्शन के और लैंड डील्स के और इनके और उनके मामलात में इंक्वायरी कर रही थी। देखिए, बेहतर होता कि अगर आप इतने ही ज्यादा चंद्रबाबू नायडू के करप्शन के बारे में कन्विंस्ड हैं कि एक जुडिशियल इंक्वायरी उसमें ऑर्डर की गई होती। देखिए, इमरजेंसी के बाद भी जस्टिस शाह कमीशन बना था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये जो एक प्रेडेसेसर सिंड्रोम है, इससे कभी देश का या स्टेट का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है और इन चीजों से बेहतर है कि बचा जाए। किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में ये कहना कि उसने बहुत वेल्थ इकट्ठी कर ली और ये वेल्थ करप्शन से इकट्ठी कर ली, ये बहुत वाइल्ड और वेग एलिगेशन है। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं कि पॉलिटिकल क्लास जो है वो अक्सर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स से एक्यूज की जाती है, और ऐसा इसलिए होता है कि जो उनके इलेक्शन के एफिडेविट्स होते हैं, उन एफिडेविट्स में कि भाई पिछली बार आपने 5 साल पहले इतनी आपने एसेट्स बताए थे, 5 साल बाद आपके इतने एसेट्स हैं, और इसीलिए इस तरह के केसेस आते रहे हैं। जयललिता का कन्विक्शन हो चुका है, शशिकला जेल में है और बहुत से पॉलिटिशियंस पे ये हो चुका है। लेकिन इस मामले को जुडिशरी से जोड़ देना जो है वो बहुत सीरियस मैटर है, और उसमें भी फिर बहुत एक वेग एलिगेशन लगा देना। पॉलिटिशियन के जजेस से रिलेशनशिप, भाई जजेस भी आफ्टर ऑल इंसान है,
जज होने से पहले वो लॉयर भी होते हैं, लोगों के फैमिली रिलेशंस भी होते हैं, लेकिन उन रिलेशंस को ये कह देना कि साहब वो कोहर्ट्स हैं और उन रिलेशंस की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस अंडरमाइन हो रहा है और चीफ मिनिस्टर और सरकार के विरुद्ध जो है 100 से ज्यादा ऑर्डर पास हो गए। 100 क्या, अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इलीगल ऑर्डर्स पास करेगी तो 1000 ऑर्डर भी स्टे हो सकते हैं। यह सरकारों की जिम्मेदारी है कि जब वो अपने ऑर्डर्स और पॉलिसीज बनाएं तो वो कंसिस्टेंट हों लॉ से, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम से, फंडामेंटल राइट से। लेकिन मैं ये भी बात कह दूंगा कि टू बी फेयर टू जगन, पॉलिसी मैटर्स में हाई कोर्ट्स को जरा एहतियात बरतनी चाहिए। कैपिटल यहां होगी या वहां होगी, ये बेसिकली एक पॉलिसी डिसीजन है। लेजिस्लेटिव असेंबली होगी या एबॉलिश होगी, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है। आपको मालूम है इसमें पहले रेजोल्यूशन असेंबली से पास होगा, उसके बाद ये पार्लियामेंट के पास जाएगी। तो इन मैटर्स में किस तरीके से मूव करना चाहिए ये एक लीगल क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन उसको करप्शन से, उसको किसी सीनियर जज से जोड़ देना ये बात मुनासिब भी नहीं है और देश के लीगल सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। मैं ये समझता हूं कि हमको ये भी इसमें मानना चाहिए और देखना चाहिए कि ये बात हो रही है कि साहब देखिए वो जस्टिस चलमेश्वर ने जो है वो भी एक लेटर लिखा था सीजेआई जेएस कहेर को, और उस लेटर से भी ये साबित होता है कि साहब जस्टिस रमन्ना और चंद्रबाबू नायडू में क्लोज रिलेशनशिप है। अब वो लेटर तो सामने मेरे नहीं है, लेकिन जो उस लेटर से कोर्ट्स पब्लिक डोमेन में आए हैं, मुद्दा क्या था कि अप्रैल 2016 में तेलंगाना से एक्टिंग चीफ जस्टिस जो थे अनडिवाइडेड हाई कोर्ट के उस जमाने में, जस्टिस दिलीप भोसले, उन्होंने 6 नाम रिकमेंड किए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने विद इन 1 मंथ जो है अपना ओपिनियन उनके बारे में दे दिया। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू हैं, उन्होंने 1 साल तक ओपिनियन नहीं दिया। अब यही बात देख लीजिए कि जो इतना 1 साल तक डिले किया, इससे साबित होता है कि चंद्रबाबू नायडू कोई पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड नहीं थे कि ये 6 में से 5 नाम रिजेक्ट हो जाएं, वरना वो प्रॉम्प्टली रिएक्ट करते। उनको भी ये मालूम होगा, जो बात जस्टिस चलमेश्वर ने बाद में कही, कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट 6 महीने तक अपना ओपिनियन नहीं देती तो ये डीम कर लिया जाता है कि उसको कोई एतराज नहीं। कोलिजियम में ये भी एक प्रोसेस है कि जब हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट होने जा रहा है तो एक तो चीफ जस्टिस होंगे और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। तो यहां क्योंकि चीफ जस्टिस जस्टिस कहेर हैं, सीनियर मोस्ट जजेस जस्टिस दीपक मिश्रा थे और जस्टिस चलमेश्वर थे, तो ओपिनियन ले लेते हैं एक तीसरे आदमी का जो फेमिलियर हो हाई कोर्ट के अफेयर से। तो क्योंकि जस्टिस एनवी रमन्ना इस हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, उनसे ओपिनियन मांगा गया। उन्होंने भी वही बात कह दी कि भाई 6 में से 5 लोग जो हैं वो जजेस के रिलेटिव्स हैं, जूनियर्स रहे हैं या उनके नियर वंस। गो के वाइटल एक डिफरेंस है उस वर्ड में, ये बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है जो आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर ने कहा था। उन्होंने वर्ड कहा था कि आर आइदर रिलेटिव्स ऑफ जजेस, और जस्टिस रमन्ना ने कहा था आर आइदर द सियंस ऑफ जजेस। ये डिफरेंस है, और इसमें देखिए कि इस शब्द का मीनिंग है डिसेंडेंट्स ऑफ नोबेल फैमिली, तो वो इन जजेस की भी फैमिली को जस्टिस रमन्ना बुरा नहीं कह रहे हैं। अब अल्टीमेटली कोलिजियम ने उनकी बात नहीं मानी, इसका मतलब इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। अगर ये एलिगेशन मान भी लिया जाए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, तब भी ये एलिगेशन जो है ये साबित नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि जो लोग रिजेक्ट किए थे चंद्रबाबू नायडू ने, वो लोग तो अपॉइंट हो रहे हैं, उनका तो रिकमेंडेशन कर दी कोलिजियम ने। अब ये देखिए कि जो दोनों स्टेटमेंट हैं, जस्टिस रमन्ना का भी चंद्रबाबू नायडू का भी, वो एक बड़ी चीज को एम्फेसाइज कर रहा है।
ये एलिगेशंस लगते रहे हैं कि साहब हमारे यहाँ जजेस में एक इलीट है, जजेस के बच्चे या उनके रिलेटिव्स वो अपॉइंट और एलिवेट हो जाते हैं। नेपोटिज्म का चार्ज लगता रहा है, कोलिजियम पे भी और सरकारों पे भी लगता रहा है, पूरी पूरी किताबें इस पे लिखी जा चुकी हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या लिखा गया, क्वेश्चन ये है कि क्या ये फैक्ट था। इस बारे में बात आनी चाहिए कि क्या वाकई में वो रिलेटिव्स थे, क्या वाकई में वो जूनियर्स थे, क्या वाकई में वो नियर वन एंड डियर वंस थे। ये क्वेश्चन है, और रियल क्वेश्चंस जो हैं उनको हम लोग अक्सर छोड़ देते हैं, जो कि अच्छी चीज नहीं है। अब आप जरा देखिए कि जो चीफ मिनिस्टर जगन का लेटर है, उस लेटर के बारे में मैं जरा सा कुछ बात करना चाह रहा हूं, और खुद जगन के बारे में बात करना चाह रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि पद यात्रा करते हैं, बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन इनके अपने अगेंस्ट 2012 में सीबीआई ने केस फाइल किया 1 लाख करोड़ के डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का मामला है। पॉसिबल है कि 2012 में यूपीए सरकार है, इनके फादर की डेथ हो गई, वो भी बहुत पॉपुलर चीफ मिनिस्टर थे, आइडियली इनको बना देना चाहिए था चीफ मिनिस्टर। कांग्रेस के जो सीनियर्स थे उन्होंने नहीं बनाया। पॉसिबल है जिस तरीके का सीबीआई का मिसयूज सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, इनके विरुद्ध भी मिसयूज हुआ हो, लेकिन इस मिसयूज में चंद्रबाबू नायडू का या जस्टिस रमन्ना का रोल नहीं है। ये केस पुराने हैं। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो 4000 केसेस लॉ मेकर्स, फॉर्मर या करंट लॉ मेकर्स हैं, उनके बारे में उन्हें एक्सपेडाइट किया जाए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कह दिया कि इसके जो केसेस हैं उन्हें एक्सपेडाइट किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं इस पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। जगन को जेल भी रहना पड़ा इन केसेस के सिलसिले में तकरीबन 1.5 साल। मैं ये समझता हूं कि ये जो पॉलिटिकल क्लास का करप्शन है, ये अनफॉर्चुनेटली एक अब नॉन इशू बन गया। इसलिए अक्सर लोग जब वोट करते हैं वो इस मुद्दे पे नहीं जाते हैं। अब आइए लेटर की बात कर लेते हैं। लेटर में बहुत सी अच्छी बातें लिखी हैं, मैं उन बातों से एग्री करता हूं और चीफ मिनिस्टर को मुबारकबाद देना चाहता हूं। कई बातें ऐसी हैं जिनसे मैं डिसएग्री करता हूं, वो आपको बताता हूं। अब जैसे चीफ मिनिस्टर ने लिखा कि भाई मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानता हूं, जो मैंने ओथ ली है, एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको मैं मानता हूं। 3 ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। उनका काम है कि वो लोगों के लिए काम करें। जुडिशियल रिव्यू की पावर का जिक्र किया कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो ओवर स्टेप ना करे अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। ये बात कही कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत जरूरी है, उसे गारंटी किया जाना चाहिए ताकि एक फेयर और इम्पार्शियल जुडिशरी जो है वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स की अल्टीमेट गारंटर बनी रहे। और फिर उन्होंने कहा कि साहब ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है, मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है उसमें पूरा देश भी अगर एक हो जाए और एक व्यक्ति विशेष का कोई राइट वायलेट हो रहा है तो उस इंडिविजुअल को वो राइट गारंटी किया जाएगा। ये नहीं होगा कि सब नंबर देख के तय कर दिया जाए। अगर एक व्यक्ति का भी राइट है तो उस राइट को अपहोल्ड किया जाएगा। फिर उन्होंने बात कही कि साहब कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, बिल्कुल सही बात कही। फिर यह कहा कि साहब जजेस के ऊपर जो ओनली चेक है वो उनका कॉन्शियंस है एंड एडहेरेंस टू द सेटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। एक तो मैं इसमें जूरिस्प्रूडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऐड करना चाहूंगा, दूसरे में जजेस ओन कॉन्शियंस की थ्योरी पे थोड़ा मेरा रिजर्वेशन है। अभी जस्टिस अरुण मिश्रा ने भी जब डिमिट किया ऑफिस तो उन्होंने कहा मेरा कॉन्शियंस क्लियर है। जजेस का पर्सनल कॉन्शियंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्रेसिडेंट, जितना कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, सेटल्ड प्रिंसिपल्स, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी जज फ्री नहीं है कि वो अपने कॉन्शियंस के हिसाब से जजमेंट्स दे। ये कोर्ट ऑफ लॉ है और इसको लॉ के तहत जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ करना है। अब मुझे यह भी लगता है कि
इस लेटर का जो सेकंड पार्ट है जो जरा तकलीफ दे है, जिसमें वही बात के साथ मैं चीफ मिनिस्टर बना और बड़ा करप्शन था और ये था और मैंने एक कमेटी बना दी और स्क्रूटनी होनी चाहिए और मेरी पावर है ये ऑर्डर करने की, मैंने आपसे कह दिया कि बेहतर होता कि वो कमेटी एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज जो है वो हेड करता। और साहब आप ये देखिए कि कमेटी भी 26 जून को बहुत जल्दी ओथ लेते ही बना दी गई। वही जो बात मैंने शुरू में कही, प्रीडेसेसर सिंड्रोम, टाइम का वेस्ट करना। फिर उन्होंने कहा कि साहब इस सब कमेटी ने 4000 एकड़ लैंड जो डिफरेंट कॉरपोरेट्स और इंडिविजुअल्स के पास है उनके बारे में कोई रिपोर्ट दी। हमने सीबीआई इंक्वायरी के लिए गवर्नमेंट को लिखा, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर नहीं हुई। तो भाई जब आप प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से मिल रहे हैं तो बेहतर यह होता कि आप इंसिस्ट करते सीबीआई इंक्वायरी पे, रादर देन कि आपने चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के इनकमिंग चीफ जस्टिस सबको एक साथ ले लिया। लिमिटेड इनकी रिक्वेस्ट यूनियन गवर्नमेंट से होनी चाहिए कि इस मैटर में आप सीबीआई इंक्वायरी कर दीजिए। और वही बात जो मैंने आपसे कही कि साहब वो एडिशनल एडवोकेट जनरल ने 80 एकड़ ले लिया और वो लैंड जो है वो पहले ले लिया और फिर वो कैपिटल बन गई और वो फिर लैंड बहुत वो हो गया। ये बहुत लोगों के बारे में हो चुका है। ये देखिए वाड्रा के बारे में ये बात हो चुकी, अभी तक वाड्रा क्या केस को अब बीजेपी गवर्नमेंट को आए हुए भी 6 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। यही चीजें जो हैं वसुंधरा राजे के बेटे के बारे में, राजस्थान के बारे में भी हैं। तो इसमें जो भी इंक्वायरी होनी है वो इंक्वायरी करें, सीबीआई इंक्वायरी करें, लेकिन इसमें इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। इन एनी केस जो लॉ ऑफ सेल एंड परचेज है उसमें सेलर का डिस्क्रिशन है कि वो आपको बहुत सस्ता बेच दे, लेकिन अगर आपको कोई उसमें इंक्वायरी करनी है तो वो आप इंक्वायरी करें। फिर ये कि साहब हाई कोर्ट को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, रोस्टर को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। अब लॉ तो बिल्कुल सेटल्ड है कि साहब चीफ जस्टिस जो है वो मास्टर ऑफ रोस्टर है। गो कि मेरा व्यू ये रहा है इस पे कि एज मास्टर ऑफ रोस्टर भी चीफ जस्टिस जो है उसको आर्बिट्ररली एक्ट नहीं करना चाहिए। उसमें भी एक प्रिंसिपल बना लेना चाहिए कि भाई इस तरह के मैटर्स इनके पास, इस तरह के मैटर्स इनके पास, फिर रोस्टर चेंज होते रहना चाहिए। बट इसमें यह कह देना कि किसी और ने इन्फ्लुएंस कर लिया। देखिए जो रियल इंडिया में फेडरलिज्म है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रिलेशनशिप में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उसके सबऑर्डिनेट नहीं है हाई कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो फ्री हैं। तो जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता तो कोई सुप्रीम कोर्ट का जज इन्फ्लुएंस कर ले, ये बात जरा दूर की कौड़ी मुझे इस मामले में लगती है। इन एनी केस इसकी कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। जजेस के डिसीजंस सरकार के विरुद्ध चले गए, आपके पास रेमेडी है, अपील में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वो रेमेडी है। लेकिन इसमें यह कह देना कि साहब ये सारे जजेस जो 3-4 जजेस के नाम भी लिए गए ये सब के सब जो है वो बिल्कुल सरकार के विरुद्ध हैं, ये चीज जो है भारत की जुडिशरी की इंपार्शियलिटी और इंडिपेंडेंस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही है। फिर इतना आपने लेटर लिखा और खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, रिक्वेस्ट क्या है? इस लेटर में सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से यह प्रेयर की जा रही है कि आप इसमें इनिशिएट करें सच एक्शन जो आपको फिट लगे और प्रॉपर लगे टू इंश्योर स्टेट जुडिशरीज न्यूट्रलिटी। ना तो यह कहा जा रहा है कि साहब आप इसमें इंपीचमेंट किसी के खिलाफ शुरू करें, ना यह कहा जा रहा है कि आप कोई इन हाउस इंक्वायरी करें। आपको मालूम है कि अगर जजेस के बारे में कोई एलिगेशन है तो पहले इन हाउस इंक्वायरी होगी। इन हाउस इंक्वायरी अगर इंडिक्ट करेगी तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो सरकार को लिखेगा कि साहब इसमें इंपीचमेंट की प्रोसेस शुरू की जा सकती है। उसके बाद मोशन चाहिए आपको, राज्यसभा में 50 एमपी चाहिए, लोकसभा में 100 एमपी चाहिए। फिर स्पीकर और चेयरमैन का अधिकार होगा कि मोशन को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। आपको मालूम है जस्टिस दीपक मिश्रा के अगेंस्ट मोशन को वाइस प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद फिर अगर हाउस एडमिट करता है तो फिर एक इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होगा।
फिर जब वो रिपोर्ट आएगी तो उस रिपोर्ट के बेसिस पे फिर बहस होगी हाउस में, और फिर हाउस 2/3 मेजॉरिटी से पास करेगा, तभी रिमूवल ऑफ जजेस जो है वो मुमकिन है। तो मुझे ये लगता है कि आपने इसमें कुछ भी नहीं किया। अगर इन हाउस इंक्वायरी हो भी गई और उसमें क्लीन चिट हो गई तो मैटर वहां पे एंड हो जाएगा, उसमें आगे कुछ भी नहीं बढ़ेगा। मुझको ये लगता है कि ये जो एक नया ट्रेंड देश में बहुत सी चीजों में डेटोरिएशन हुआ, एक ये भी डेटोरिएशन अब लगता है मुझे कि जब किसी को कोई पोजीशन मिलने वाली हो तो उसके विरुद्ध एक माहौल बनाने की कोशिश की जाए, ये अच्छे टेस्ट में नहीं है, ये संविधान के साथ उसकी स्पिरिट के विरुद्ध है। आप देखिए जरा, जस्टिस दीपक मिश्रा का मामला हुआ तो वो सुसाइड नोट 60 पेज का, उसमें कुछ कुछ चीजें आ गई। जस्टिस गगोई का मामला हुआ तो फिर ये डाउट था कि भाई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, इनका होगा नहीं होगा। मैं उनके कई जजमेंट से डिसएग्री करता हूं। एनआरसी पे जो उनके कई ऑर्डर्स हैं वो सही नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दी एक सिविल डिस्प्यूट में, जो कि फर्स्ट अपील थी बाबरी के केस में, मैं उससे डिसएग्री करता हूं। या उन्होंने राज्यसभा का नॉमिनेशन जो है एक्सेप्ट किया, उससे कोई डिसएग्री कर सकता है। लेकिन ये कि एज अ सीनियर मोस्ट जज उनका राइट था। मैं समझता हूं मोदी सरकार ने अच्छा किया कि सीनियरिटी के प्रिंसिपल को डाइल्यूट नहीं किया। अरे भाई, रंजन गोगोई का तो कोई मामला नहीं था। जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़, जिन्होंने एडीएम जबलपुर में जो सरकार थी इंदिरा गांधी की, उसके फेवर में जजमेंट दिया था। अब सरकार बदल गई, जनता गवर्नमेंट आ गई, मुद्दा हुआ कि इनको चीफ जस्टिस बनाया जाए ना बनाया जाए, और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे, 6 साल से ज्यादा। शांति भूषण लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने स्टैंड लिया और उनको बनाया गया चीफ जस्टिस। इसी तरह मुझे यह लगता है कि इस पूरे मामले में सीनियरिटी के प्रिंसिपल को ओवरलुक नहीं करना चाहिए। सीनियरिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जस्टिस एनवी रमन्ना को रिकमेंड किया जाना चाहिए और सरकार को उनको अपॉइंट किया जाना चाहिए। मैं अपनी बात एंड करूंगा। जो जस्टिस रमन्ना ने ही अभी एक कंडोलेंस मीटिंग में बात कही है, 2 जुमले कहे हैं, अगर इन 2 जुमलों को जस्टिस रमन्ना एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट करेंगे स्ट्रिक्टली, तो देश की जुडिशरी में लोगों का विश्वास और बढ़ेगा। उन्होंने कहा है कि साहब, जो क्वालिटी ऑफ जज होनी चाहिए ये कि वो विदस्टैंड करेगा ऑल प्रेशर्स एंड ऑड्स और फेस करेगा सारी ऑब्स्टेकल्स को। और उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट और इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज रिक्वायर्ड इन करेंट टाइम्स। पिछले चंद सालों में इंडियन जुडिशरी की ये इमेज हो गई कि इट हैज बिकम मोर एग्जीक्यूटिव माइंडेड देन एग्जीक्यूटिव। हमें जजेस के जजमेंट्स का क्रिटिसिज्म डेफिनेटली करना चाहिए, पर जजेस को टारगेट नहीं करना चाहिए। जजेस की इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज पर अगर हम एलिगेशंस लगाएंगे तो फिर वो जजेस वीक फेल करेंगे। जो आइडिया है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का, वो सिर्फ ये नहीं है कि टेन्योर की सिक्योरिटी होगी और सैलरी कम नहीं की जाएगी, बल्कि उनके रिमूवल की प्रोसेस को बहुत डिफिकल्ट बनाया जाएगा। हर केस में जो पार्टी हार जाएगी वो अगर जजेस को मोटिव्स एट्रीब्यूट करेगी तो कभी भी इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट, वाइब्रेंट जुडिशरी का जो एक सपना है वो पूरा नहीं होगा। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें और इस वीडियो को वाइडली शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।